हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक के बारे में, जो है थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन। स्टार्टिंग की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन क्या होती है। इस वीडियो में हम एक बार देख लेते हैं इनको, ताकि हमें थ्योरी जेड जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और समझ आ जाए। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में क्या डिफरेंस है, पहले ये देख लेते हैं। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को किसने दिया है? डगलस ने जो है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में क्या डिफरेंस है? थ्योरी एक्स कहती है कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो कैसा होगा, ऑटोक्रेटिक होगा, और थ्योरी वाई में जो लीडरशिप स्टाइल है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक है। थ्योरी एक्स में जो कम्युनिकेशन है वो वन वे है, थ्योरी वाई में जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, टू वे है। ठीक है। थ्योरी एक्स के जो एम्प्लॉयज़ है वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेंगे तो वो अकाउंटेबल भी नहीं होंगे। लेकिन थ्योरी वाई के लोग कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो उस काम को करने के लिए वो क्या होगा, अकाउंटेबल भी रहेगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं थ्योरी एक्स की। तो थ्योरी एक्स के लोग क्या, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट में, ऑब्जेक्टिव्स में या प्लान में क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन थ्योरी वाई के जो एम्प्लॉयज़ है वो डिसीजन मेकिंग में जो है वो अपना योगदान देते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने डिसीजन मेकिंग होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली यही डिफरेंस है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में, कि सबसे पहले थ्योरी एक्स आई थी जहाँ पे एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट नहीं था, या फिर जो एम्प्लॉयज़ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। जो भी उनका एम्प्लॉयर उनको कहेगा वो उस हिसाब से काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके अंदर ज़्यादा वो सोचते हैं हमारे अंदर इतनी स्किल्स या कैपेसिटी नहीं है कि हम खुद से कोई डिसीजन ले सके। ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी कंट्रोल होता है वो कैसा होता है, सेंट्रलाइज होता है। ठीक है। यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है एम्प्लॉयज़ को? मैनेजर या सुपरवाइजर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को यहाँ पे कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थ्योरी वाई में, तो एज सच कोई कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग में जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो पार्टिसिपेट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को ही आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है। तो आई होप कि आपको थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई एक बार पता चल गया होगा क्या है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं थ्योरी जेड के बारे में। तो थ्योरी जेड हैज़ रिसीव कंसिडरेबल अटेंशन एज अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन द रिसेंट ईयर। यानी कि सबसे पहले थ्योरी एक्स आई, उसके बाद डेवलपमेंट हुई तो थ्योरी वाई आई, उसके बाद और डेवलपमेंट हुई और हमारा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और अच्छा बना, तो थ्योरी जेड को बनाया गया। थ्योरी जो थ्योरी जेड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई? थ्योरी जेड ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान, जापानीज मैनेजमेंट फिलोसफी। जापानीज मैनेजमेंट फिलोसफी से इसका ओरिजिन हुआ था। जापानीज मैनेजमेंट क्या कहते हैं? ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन एनर्जी, की जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो भी हमारी ह्यूमन एनर्जी है, उसका अच्छे से अच्छे तरीके से हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। कुछ नोटेबल फीचर्स है जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमें जापान की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के वहाँ से पता चलता है कि किस तरीके से वो अपनी ह्यूमन एनर्जी का पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। देखो क्या फीचर्स है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, वो चाहते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। लो रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है वो कम एब्सेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट रहे। ठीक है। एंड टर्नओवर एंड अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट देती है, जो भी ऑब्जेक्टिव या गोल को सेट करती है, उस गोल को अचीव करना ही इनका क्या है, मेन मोटिव है। तो थ्योरी जेड जो है वो जापानीज़ मैनेजमेंट फिलोसफी के द्वारा आई थी। जापानीज़ मैनेजमेंट फिलोसफी के क्या करेक्टरिस्टिक है कि जो भी ह्यूमन एनर्जी है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। थर्ड फीचर बताता है जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन के क्या फीचर्स है। जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, कम से कम एब्सेंटिज्म होना चाहिए, टर्नओवर भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी गोल बनाती है वो ऐसे बनाए कि जो क्या हो, अचीवेबल हो। ठीक है। अब कहा गया है कि जो हमारी थ्योरी जेड है वो कैसे आई है। अभी तो हमने देखा कि ये ओरिजिनेट हुई है जापानीज मैनेजमेंट फिलोसफी में, लेकिन ये क्या है, विलियम ओची मेड एन इंटीग्रेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टाइप ए एंड जापानीज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टाइप जे। ठीक है। द इंटीग्रेटेड थ्योरी इज नोन एज थ्योरी जेड, यानी कि हमारे पास जो थ्योरी जेड है ये कंप्लीटली जापानीज मैनेजमेंट से नहीं आई है, ये दो जगह से आई है। एक तो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन से
और एक है जापानीज ऑर्गेनाइजेशन से। इन दो ऑर्गेनाइजेशन को, करेक्टरिस्टिक को, फीचर को मिला के हमने एक नई थ्योरी बनाई है, वो है थ्योरी जेड। थ्योरी जेड के कुछ करेक्टरिस्टिक है, वो करेक्टरिस्टिक हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि थ्योरी जेड होती क्या है। थ्योरी जेड के बेसिकली हमने क्या देखा कि ओरिजिनेट हुई है जापानीज ऑर्गेनाइजेशन से। जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के क्या करेक्टरिस्टिक है कि जो ह्यूमन एनर्जी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। उसके बाद हमने फीचर पढ़ा कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, जो भी हमने गोल सेट किए गए हैं वो गोल अचीव होने चाहिए और एब्सेंटिज्म कम होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपने एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक हमें बताए गए थ्योरी जेड की। क्या करेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट है सिलेक्शन, कंपनसेशन एंड प्रमोशन, कि किस तरीके से हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है, क्या किस तरीके से कंपनसेशन प्रोवाइड करना है और किस तरीके से उनकी प्रमोशन करनी है। तो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज कंसिडरेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। द सोर्स ऑफ सिलेक्शन आर स्कूल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम जो सोर्स ऑफ सिलेक्शन है कि कहाँ से हम एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम स्कूल से कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम एम्प्लॉयज़ को जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन किस बेसिस पे या किस एजेस के लोगों को हम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करेंगे? एज यहाँ पे मैटर नहीं करती, हर एक एज के लोगों को सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो कंसंट्रेट करने वाली चीज़ है, जिन पे ध्यान देगा एक मैनेजमेंट किसी भी एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने में के लिए, वो है जॉब रिलेटेड फॉर्मल एजुकेशन। यानी कि जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर के रूप में चाहिए या फिर प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में चाहिए, या किसी भी तरीके का हमें एम्प्लॉय चाहिए किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन के अंदर उस जॉब से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि इस जॉब में एक्चुअली में उसका क्या काम है, उसको क्या अपना काम परफॉर्म करना है। उस पर्सन के पास जो है स्पेशलाइज स्किल होनी चाहिए। सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करती है। एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए कि उसको कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर में भी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर उसको आना चाहिए, टैली। ठीक है, वो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाती है, वहाँ पे बहुत सारे जो है पर्सन है, जिनमें से किसी एक को सिलेक्ट करती है जिसको कंप्यूटर आता हो, कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर चलाना आता हो। उस एम्प्लॉयज़ को वो सिलेक्ट करेगी। उसको मैटर नहीं है कि वो क्या एज है, ठीक है, उस किसी एज का पर्सन है। हमने देख लिया सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा कि जो भी पर्सन हम सेलेक्ट करेंगे वो किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन करने का वो है कि जॉब से रिलेटेड उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसका एजुकेशन होनी चाहिए, उसके पास स्पेशल स्किल होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है हम पढ़ लेते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, उसके काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और प्रमोशन बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी प्रोग्रेस परफॉर्मेंस, यानी कि जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वो एम्प्लॉय करेगा, जितना अच्छा परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब सेकंड जो करेक्टरिस्टिक है थ्योरी जेड का, वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने एम्प्लॉय के बारे में पढ़ लिया, एम्प्लॉय को किस तरीके से सिलेक्ट करना है, कंपनसेशन किस तरीके से प्रोवाइड करना है और प्रमोशन किस तरीके से देनी है। अब है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एम्प्लॉय को काम करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? पूरा एक हायरार्की के वे में होना चाहिए, हर एक चीज़ मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि कोई घिचपिच नहीं होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई बात करनी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाओ, सेल्स से रिलेटेड कोई बात करनी है तो सेल्स डिपार्टमेंट बना हुआ है, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई बात करनी है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसी तरीके से हर एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड क्या बना दिया है, डिपार्टमेंट बना दिया, और हर एक डिपार्टमेंट को आपस में क्या कर दिया है, इंटरलिंक कर दिया है, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, ताकि जो भी काम है वो अच्छे से हो। साथ ही साथ ये कहा गया कि जितनी भी जॉब है उनको क्या बना दिया, स्पेशलाइज बना दिया, और स्पेशलाइज जॉब के लिए कोई ना कोई स्पेशलाइज एम्प्लॉयज होना चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके। स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं अपने आप ही उस एम्प्लॉयज में आएगी जब एक एम्प्लॉयज रेगुलर बेसिस पे, कॉन्टीन्यूस बेसिस के उस काम को रिपीट करेगा। जब कोई भी पर्सन किसी काम को कॉन्टीन्यूस बेसिस पे रिपीट करेगा, कहीं ना कहीं उसमें ट्रेन हो जाएगा, और साथ ही साथ उस काम से रिलेटेड वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहेगा, एडवांस नॉलेज जो है उसमें गेन करेगा और अपनी जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये कहा गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए मैनेजमेंट के द्वारा। कहीं ना कहीं वो क्या क्या चाहता है, डिसेंट्रलाइजेशन चाहता है। जॉब एनलार्जमेंट, कहीं ना कहीं जॉब एनलार्जमेंट होनी चाहिए। क्वालिटी सर्कल, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर बिल्ट अराउंड ग्रुप्स। तो ये हमें पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम ऑर्गेनाइज किस तरीके का होना चाहिए।
उसके बाद आती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज लेस सेंट्रलाइज। डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, लेस सेंट्रलाइज होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। ऑन द एम्फेसिस इन द इज ऑन द इनफॉर्मल एंड कॉन्शियस ओपिनियन। वर्बल कम्युनिकेशन इज एनकरेज। रिटर्न कम्युनिकेशन इज यूज ओनली टू वेरीफाई एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन। यानी कि डिसीजन मेकिंग किस तरीके की होनी चाहिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ वर्बल कम्युनिकेशन है कि कोई भी बात है उसमें हर कोई क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शो कर सकता है। लेकिन रिटर्न जो कम्युनिकेशन है कब यूज़ किया जाएगा, जब हमने किसी एक डिसीजन को फाइनल कर लिया है, तो उस डिसीजन को फाइनल करने के बाद ही हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न में देंगे, ताकि पता चल सके कि कौन सा डिसीजन जो है वो फाइनल हुआ है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ आर कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल असेट, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है उसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। उसके बाद है एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप किस तरीके का होना चाहिए। हाई कंसर्न इज शोन टू द एम्प्लॉय एंड हिज वेलफेयर, यानी कि कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए क्या करना है, काम करना है, ताकि हमारे एम्प्लॉय जो सेटिस्फाई रहे, मोटिवेटेड रहे। एम्प्लॉयमेंट इज लाइफ टाइम। जॉब प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉलोड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि किस जॉब से रिलेटेड जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉलो बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम चाहे वो एम्प्लॉयर को हो या एम्प्लॉय को हो, दोनों ही मिलके क्या करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या कहता है, पोटेंशियल स्किल्स आर रिकॉग्नाइज, जॉब एनलार्जमेंट एंड कैरियर प्लानिंग आर गिवन ड्यू एम्फेसाइज, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर गिवन प्रायोरिटी। तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, हमारे जो भी एम्प्लॉयज जो भी सबॉर्डिनेट वगैरह काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी स्किल्स को डेवलप करना है, उनको समय समय पे ट्रेनिंग देते रहना चाहिए ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरी जेड। दस थ्योरी जेड एडवोकेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोटिवेशनल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर विच स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेटिव कल्चर। तो थ्योरी जेड ओवरऑल हमें क्या बताती है कि कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना है, ऐसा कल्चर बनाना है जिससे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करें वो मोटिवेटेड रहे। साथ ही साथ हमें स्पेशल एम्फेसाइज किस पे देना है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में और पार्टिसिपेटिव कल्चर की, जो भी एम्प्लॉयज़ है वो क्या करें, डिसीजन मेकिंग में या अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।